स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी है एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की। आज हम कवर करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर। इससे पहले जो हमने कवर कराया था वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा था कि बच्चों के पहले ही टर्म में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ रहा था, जो कि हमने कवर करा दिया। अब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक्स लिख लीजिए फटाफट जो हमें कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है हमारा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो इंडिविजुअल पॉइंट्स आ रहे हैं। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और सिंगुलर सेंस में क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप में 2 पॉइंट पढ़ना है, नेचर, लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस। 4th पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर बहुत छोटू सा है, खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आओ भाई, सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है भाई? देखो, स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई भी जानकारी, ऐसा कोई भी डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में बेस्ड है या न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया जा रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स है। यानी एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज स्टैटिस्टिक्स। तो सीधी भाषा में क्या है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इतना ही लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या पूछा जाता है? इसके अंदर 2 चीजें आती है, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में क्या है और प्लूरल सेंस में क्या है। देखो भाइयों, पहले कवर करेंगे प्लूरल सेंस, ठीक है, और साथ साथ देखते चलेंगे, है ना। प्लूरल सेंस की डेफिनेशन बहुत बड़ी लगेगी लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने एक तरफ डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। चलो भाई देखो, तो इधर है प्लूरल सेंस की डेफिनेशन, ये है हमारी डेफिनेशन, है ना, कंफ्यूज ना होना। और इधर हम एक्सप्लेन करेंगे फीचर्स। तो पहले मैं एक बार डेफिनेशन आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है प्लूरल सेंस में? डेफिनेशन कह रहा है कि इट मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कि यहां पर जो भी स्टैटिस्टिक्स में फैक्ट्स होते हैं वो सम टोटल होते हैं, कभी इंडिविजुअल कंसर्न या इंडिविजुअल एंटिटी को नहीं डील करते। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमेशा एग्रीगेट टर्म्स में होती है, ना कि इंडिविजुअल के टर्म्स में। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अच्छा, कह रहा है कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट या कोई भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एक मार्क्ड एक्सटेंट, एक हद तक ही क्या बोलते हैं, इफेक्ट होती है मल्टीपल कॉजेस से। एग्जांपल सुनो, मैं इसका एग्जांपल यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ राइस, ये क्या है? बाय 20%। तो ये हमारा क्या है? एक स्टेटमेंट है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैंने कहा हो सकता है पेट्रोल प्राइस बढ़ गए हो, राइज इन पेट्रोलियम या राइज इन पेट्रोल प्राइसेस। हो सकता है सप्लाई ही ना क्रिएट हो, है ना, शॉर्टेज हो चुकी हो, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। हो सकता है वेज रेट बढ़ गए हो, इसकी वजह से राइसेस के प्राइस बढ़ गए हो। तो ये क्या है? ये आप समझिएगा, कह रहा है कि अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस बोले तो क्या? ये मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, कभी भी कोई एक कॉज नहीं हो सकता है। समझ में आया? कह रहा है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ राइस बाय 20%, इसके पीछे मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। और एक एक्सटेंड क्या है? 20%, एक हद तक बढ़ रहे हैं। कितने हद तक बढ़े? 20%। अब इसके पीछे रीजन हो सकता है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हो सकता है सप्लाई ही ना हो, बाढ़ आ गई हो, लो भाई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, हो सकता है वेज रेट बढ़ गई हो, तो भी ना, अब वेज रेट बढ़ गया तो भाई बेचेंगे भी महंगे में, है ना। दीज आर द मल्टीपल कॉजेस। तो डेफिनेशन कह रहा है प्लूरल सेंस में कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब मल्टीपल कॉजेस। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, भाई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मैंने कहा है कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस की जाए वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, हर बार स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होगी, आपको मैं एक बात बता देता हूं, एक होता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी और एक होता है रीजनेबल एक्यूरेसी।
जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है वो रीजनेबली एक्यूरेट होती है। मतलब क्या है कि इट कैन बी न्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। हम यार हमेशा स्टैट्स में किसकी बात करते हैं? एवरेजेस की बात करते हैं। अब एवरेजेस क्या होता है? एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही पढ़ते थे। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है? एवरेज तो यार एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, न्यूमरेटेड वैल्यू होती है। तो कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होगी वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकती है और इन्यूमरेटेड या फिर एस्टिमेटेड भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो। कभी कभी डेटा हमेशा हमें एवरेज में ही मिल जाता है। ठीक है, आया समझ में? ये आया समझ में? आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, मिल गया ना? एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि यहां पर मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी देखी जाती है। और वो डिपेंड करता है किस पे? आप इंक्वायरी करके रहे हो, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्यों गेन कर रहे हो। ठीक है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। हम जब भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो कोई प्री डिटरमाइंड पर्पसेस के हिसाब से करते हैं। देश में जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो सेंसस के पीछे सरकार का क्या कारण होता है कि सरकार चाहती है आने वाले समय में जो पॉलिसीज बनाई जाएगी वो ओवरऑल पॉपुलेशन को देख के बनाई जाएगी। तो ओवरऑल पॉलिसीज बनाने के लिए हम सेंसस करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है पॉलिसीज बनाना सही से, इसलिए हमने सेंसस किया। तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है स्टैटिस्टिक्स में वो पहले ही से कोई प्री डिटरमाइंड पर्पसेस के लिए ही कलेक्ट की जाती है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब कभी भी जो डेटा होता है वो हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं हेट्रोजीनियस डेटा अगर आप लेके चलोगे तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कहने का क्या मतलब है? मैंने कहा एक तरफ तुमको हाइट दे रखी है और दूसरी तरफ बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। क्या तुम्हारी हाइट का तुम्हारे मार्क्स के साथ कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं। कि जिसकी हाइट ज्यादा है उसके नंबर भी ज्यादा आएंगे, ऐसा तो नहीं है, है ना? तो यहां पर क्या है, ये हेट्रोजीनियस डेटा, इसका आपस में कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने एक तरफ वेट दे रखा है और दूसरी तरफ हाइट दे रखी है, तो क्या हाइट का वेट से लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। तो ये क्या है? दिस डेटा इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये होमोजीनियस डेटा है, हेट्रोजीनियस नहीं। ठीक है, ये कह रहा है। अब अगर तुमने डेफिनेशन पूरी पढ़ी तो तुम्हें कुछ पॉइंट समझ में आए। वो पॉइंट क्या थे भाई? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अब मैं फीचर्स निकाल रहा हूं। देखो दूसरा पॉइंट इसमें आता है फीचर्स। तो फीचर्स कैसे बनना है? सबसे पहला पॉइंट क्या बना? इट मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। लो भाई, पहला पॉइंट तैयार। पहला फीचर क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। लो भाई, दूसरा पॉइंट, डेटा अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कि जो भी डेटा होगा, मैंने बता दिया कि एक मार्क्ड एक्सटेंट तक ही इफेक्ट होगा, लेकिन मल्टीपल कॉजेज, ये कॉजेज नहीं होते। तीसरा कह रहा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। लो भाई, तीसरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस यानी क्या है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आएगी। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल एक्यूरेसी। तो लो भाई, फोर्थ पॉइंट होता है कि डेटा कैन बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये देखिएगा, आप सारे पॉइंट जो आप कवर कर रहे हो यही सारे डेफिनेशन में भी हैं, और अलग से लिख दिया जाए तो यही उसके फीचर भी हैं। मतलब अगर एक बार ये डेफिनेशन पढ़ ली तो स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी अलोंग विद द फीचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, collected in a systematic manner for predetermined purposes and placed in relation to each other। तो पांचवा होगा collected in a systematic manner, और छठा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? छठा पॉइंट निकल के आ रहा है इट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। लीजिए भाई साहब,
ये 6 आपके फीचर्स हैं, इन 6 फीचर्स को याद करके इधर लिख दिया तो यही डेफिनेशन है। क्लियर? अगर प्लूरल सेंस की डेफिनेशन नहीं याद हो रही है तो भाई ये फीचर्स पढ़ लो और इन्हीं फीचर्स को जोड़ के लिख दो, काम खत्म, हो गया निंजा टेक्निक, है ना। देखिए अब इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब सिंगुलर सेंस की बात करेंगे। तो जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर इंटरप्रेट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इस एनालिसिस किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है ना। तो डेफिनेशन देखोगे स्टैटिस्टिकल टूल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कि इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, collection, interpretation, analysis and interpretation of numerical data। 2 बार मैंने लिख दिया collection, एक मिनट, collection, analysis and interpretation of numerical data। ठीक, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ठीक, एक चीज मिसिंग होगी इसमें, collection, presentation, अब ठीक है। हाँ, डेफिनेशन क्या कह रही है? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, है ना। हमने क्या किया, पहले हम डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो रॉ इंफॉर्मेशन है, फिर वो हमारी प्राइमरी सोर्सेज हो चाहे सेकेंडरी डेट सोर्सेज हो, यही फीचर बन जाते हैं, यही फीचर बन जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम डेटा कलेक्ट करते हैं कौन सी सोर्सेज से? या तो प्राइमरी सोर्सेज या तो फिर सेकेंडरी सोर्सेज। व्हाट आर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज? जब इन्वेस्टिगेटर खुद से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो क्या हो गई? प्राइमरी सोर्स। और जब इन्वेस्टिगेटर कोई पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से डेटा कलेक्ट करता है, न्यूज़पेपर से डेटा निकाल लिया, रिपोर्ट से डेटा निकाल लिया, मैगजीन से पढ़ लिया, न्यूज में पढ़ लिया, रेडियो से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट हो जाती है? सेकेंडरी का। फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को किस तरीके से, पहली चीज जो सेकेंडरी डेटा होता है जो न्यूज़पेपर में है, मैगजीन में है, वो तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। और जो आपने खुद से कलेक्ट किया है, आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो? आप उसको एडिट करते हो, है ना, टैबुलेशन फॉर्म में, उसको टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हो। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, रॉ डेटा को एक फिनिश डेटा में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से? टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और भी कई तरीकों से। ठीक है, प्रेजेंटेशन। अब डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाता है? भाई डेटा प्रेजेंट किया जाता है डायग्राम से, है ना, बार डायग्राम्स, पाई चार्ट, है ना, हमारा डायग्राम, बायो डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंट करना है हमें डेटा, तो हमने डेटा प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप डेटा को एनालाइज करते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, है ना, परसेंटेजेस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हमने पढ़ा था, ठीक, कि हम डेटा में एवरेजेस निकाल रहे हैं, डिस्पर्जन, वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर। तो हम यहां क्या कर रहे हैं? वेरियस न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करके हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। और आखिरी में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जब तुमने डेटा एनालाइज कर लिया परसेंटेज में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू या डिस्पर्जन के थ्रू, किसी भी मैथमेटिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, तो अब तुम इंटरप्रेट कर रहे हो। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया? बात आ गई किसकी? कंक्लूजन की। डेटा, कंक्लूजन ऑफ डेटा। आफ्टर डूइंग एनालिसिस तभी कंक्लूजन दे सकते हो। ये 5 स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, और यही इसकी डेफिनेशन है। तो जब हम सिंगुलर सेंस में हम बात करते हैं तो सिंगुलर सेंस में क्या होता है? सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसको प्रेजेंट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, बात खत्म। यही उसकी डेफिनेशन है। और इन्हीं डेफिनेशन को तोड़ दिया तो ये हमारे क्या बन गए? ये ऑटोमेटिकली बन गए हमारे फीचर्स। ओके, चलो भाई, यहां तक कवर हो गया। कहां तक कवर हो गया भाई? मीनिंग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आ जाओ भाई फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि भैया स्टैटिस्टिक्स का मेजर काम क्या है। तो सबसे पहला काम देखिए क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन डेफिनिट फॉर्म। डेफिनिट फॉर्म मतलब क्या हो गया? कि प्रिसाइज फॉर्म, प्रिसाइज फॉर्मेट। अब अगर कोई रॉ डेटा है तो वो कोई काम का नहीं है,
लेकिन जब अगर कोई प्रेसाइज फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, ठीक है, बाकायदा ग्रुप्ड डेटा प्रोवाइड किया गया है, एक एक चीज क्लासिफाई करके दी गई है, तो उससे कंक्लूजन निकालना आसान होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, राइट। अब यहां पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा पूरी टीम में, अगर मैं कहूं एक क्रिकेट मैच की बात करो, तो क्रिकेट मैच में अगर ओवरऑल सिक्सेस की बात की जाती है, तो मैंने कहा सबने कितने सक्सेस मारे, तो ये क्या है कि एक रॉ डेटा है। लेकिन मैंने कहा पर्टिकुलर प्लेयर के हिसाब से देखा कि एक एक प्लेयर ने कितने कितने सिक्स मारे हैं या कितने कितने छक्के लगाए हैं। भाई मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, छक्के लगाए हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर डेटा को प्रिसाइज करके प्रोवाइड किया गया है। प्रिसाइज डेटा से क्या मिलता है, अंडरस्टैंडिंग। क्या मिलता है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बोले तो क्या, नॉलेज बढ़ जाती है, नॉलेजेबल डेटा होता है, उससे कंक्लूजन निकालना आसान होता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। भाई देखो, एक एग्जांपल देता हूं समझना कि कोई एक डेटा बिना कंपैरिजन के बेकार है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाइट दे दी गई है, बस खाली हाइट दे दी गई है, उसकी कोई मतलब नहीं, लेकिन हाइट के साथ अगर वेट दिया गया है तो तुम कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेशनल इनकम निकाली जाती है, हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है ताकि ये क्या पता चल सके, ताकि पता चल सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मैंने कहा 2017 से लेके 2022 तक नेशनल इनकम में क्या चेंजेस आए हैं, तो हम नेशनल इनकम पता करते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जान सकें। तो ये क्या हो गया, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। हर साल नेशनल इनकम मेजर की जाती है, एनुअल पीरियड पे मेजर की जाती है। क्यों मेजर की जाती है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि भाई पिछले साल हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी थी कि इस साल ज्यादा अच्छी है, ठीक है। हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब क्या, फोरकास्टिंग। क्या होता है, फोरकास्टिंग। बोले तो क्या, हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। हर साल क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं जस्ट टू एस्टिमेट द मार्केट डिमांड, और उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा इस साल 10 लाख का प्रोडक्शन हुआ था और सारा बिक गया, इसका मतलब अगले साल बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, अगले साल की डिमांड को इस साल से एस्टिमेट किया है बाय कंक्लूडिंग द करेक्ट डेटा। आगे बढ़ते हैं, फ्रेमिंग पॉलिसीज। हाँ भाई, पॉलिसीज मतलब पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऑफ द पब्लिक। ये हेल्पफुल कब होता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। सेंसस क्यों निकाला जाता है, ताकि फ्यूचर पॉलिसीज बनाई जा सके, ठीक है। तो सेंसस कलेक्ट किया गया, पॉपुलेशन साइज जाना गया ताकि पॉलिसीज बनाए गए। सेंसस इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो 4 पॉइंट में फंक्शंस मैंने आराम से क्लियर कर दिए। पहला फंक्शन था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ डेफिनेट फॉर्म, दूसरा था इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, ठीक, तीसरा था इट इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन, और चौथा था इट इज हेल्पफुल इन फ्रेमिंग पॉलिसीज। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। आप जल्दी जल्दी, चैप्टर खत्म होने वाला है, बस कितने पॉइंट बाकी रह गए, फंक्शन हो गया है, स्कोप पे आएंगे और आखिरी टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस। ओ भाई, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें स्टैट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। भाई बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, हर तरीके के सब्जेक्ट उठा लो, है ना, सोशियोलॉजी, है ना, आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो जिसमें स्टैट्स का इस्तेमाल ना हो रहा हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। हर जगह स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि स्टैट्स का स्कोप क्या है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है जिससे आप इसकी इंपॉर्टेंस पता कर सकते हो और स्कोप जान सकते हो। कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स टुडे इज द लाइफ ब्लड ऑफ द मॉडर्न एज। भाई लाइफ ब्लड ऑफ द मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में लाइफ ब्लड का काम करती है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बिना डेटा के कोई काम नहीं हो सकता है। तो डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन एक आज की डेट में बड़ा टूल और बड़ा टास्क रह गया है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन यहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, यहां से आप स्कोप भी जान सकते हो। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि हम जब स्कोप की बात करते हैं तो हम ये नहीं बात करते हैं कि स्कोप कितना ज्यादा है, ये तो पता है, लेकिन 2 पॉइंट में क्लासिफाई किया गया, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर नेचर की बात करें तो एक पॉइंट आता है कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट है और
इज एन आर्ट और इज एन स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और अ साइंस। क्या है इसका मतलब? अब पहली चीज, एक तरफ नेचर कवर करेंगे, फिर उसके बाद लिमिटेशंस कवर करेंगे। कुछ कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट की तरह है और कुछ कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एक साइंस की तरह है। अगर आर्ट ये टॉपिक आता है कि भैया स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, एज अ सब्जेक्ट वाइज नेचर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ट और साइंस में फर्क क्या है। भाई देखो, साइंस कैसा है? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा लॉज पे बेस्ड होता है, जिसके सिस्टमैटिक लॉज होते हैं, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, जो कि चेंज नहीं होते। ठीक है। और आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है विच टेक्स थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, जिसमें पर्सनल एप्लीकेशन की बात होती है, विच टेक्स क्रिएटिविटी। ठीक है। तो आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, लिटरेचर, ठीक है, आर्ट्स, ड्राइंग, मैंने कहा म्यूजिक, है ना, ये सारे सब्जेक्ट किसके हैं? आर्ट के सब्जेक्ट हैं। और जब आर्ट की बात आती है तो वहां पर पर्सनल एप्लीकेशन की बात होती है। अब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से कैसे अलग है? क्योंकि दोनों की आर्ट में डिफरेंस है। ठीक है। मैंने कहा एक डांसर दूसरे डांसर से कैसे अलग है? भाई एक फोल्क डांस कर रहा है, एक कंटेम्प्रेरी कर रहा है। डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है। यहां पर कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या आर्ट है कि साइंस है? तो मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बना दिया है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस देखते हैं या एज अ आर्ट देखते हैं तो पॉइंट क्या बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है मीनिंग ऑफ साइंस या मीनिंग ऑफ आर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, हम लिखेंगे कैसे कि हाउ स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज which establishes the relationship between cause and effect। कि एक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज को रिलेट करता है, जहां हर चीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे होती है। ठीक है। केंडल एक स्टैटिस्टिशियन थे और एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने ये कहा था कि स्टैटिस्टिक्स में सारे ही पॉइंट साइंस से रिलेटेड है। भाई स्टैटिस्टिक्स भी एक स्टडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज है, जहां हम स्टडी करते हैं एवरेजेस की। भाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, ये सारे के सारे क्या है? स्टडी ऑफ एवरेजेस ही तो है। ठीक है। और जो भी हम साइंस की स्टडी करते हैं, जो भी हम स्टैटिस्टिकल पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि इट इज यूज्ड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पसेस। मतलब क्या है? स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पसेस। हम पहले ही से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करके रखते हैं ताकि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा सके, उसी बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो केंडल क्लेम्स दैट स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस। फिर वो चाहे स्टडी ऑफ नॉलेज हो, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज हो, या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो। ठीक है। अब एज अ आर्ट की बात करो कि स्टैटिस्टिक्स एज अ आर्ट क्यों देखी जाती है। भाई देखो, आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बताया क्या, पर्सनल एप्लीकेशन का बात होती है। तो डेफिनेशन कहता है एनी मेथड, कोई तरीका हो गया, रूल और लॉ व्हेन गेट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन इज क्लेम्ड टू बी एन आर्ट। कि कोई भी लॉ हो गया, रूल हो गया, मेथड हो गया, ठीक है, अगर उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐड नहीं होगी, मतलब खुद से आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है कोई चीज, तो वो आर्ट नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर कह रहा है कोई भी मेथड और रूल और लॉ अगर उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाई हो जाती है, प्रैक्टिकली हम अप्लाई करने लगते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करने लगते हैं, तो वो एक आर्ट बन जाता है, इज क्लेम टू बी एन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स में हम डेली लाइफ में स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव वाइज डिसीजन सही ले सके, इसलिए स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट। तो क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल, statistical tool and methods are very much applicable in our daily life to reach certain wise decision, hence it is an art। तो statistics is both science as well and art। अगर इस तरीके से आए तो बता देंगे कि हाँ भाई, कंक्लूजन ये कहता है कि स्टैटिस्टिक्स दोनों ही है, इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, इससे आना क्वेश्चन तय है। लिमिटेशंस ऑफ
स्टैटिस्टिक्स है ना, स्कोप में दूसरा पॉइंट आता है लिमिटेशंस। ठीक है, क्या दिक्कतें हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ? तो कुछ बड़े बहुत आसान से पॉइंट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला है डज नॉट डील विद इंडिविजुअल फैक्ट। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। क्या होता है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। यहां पर किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, सम टोटल की रखी जाती है। डील्स विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। हम स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ वही डेटा लेते हैं जो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का क्या? फॉर एग्जांपल कोई आदमी कितना ऑनेस्ट है, ठीक है, हैप्पी है, ये सारी तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में आ जाता है। हार्ड वर्किंग, है ना, ये सारी चीजों को स्टैटिस्टिक्स में आप कैसे तौलोगे? नहीं तौल पाओगे। तो यहां पर क्या है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आती है। मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंटरनल डेटा है, अगर वो किसी आपके कॉम्पिटिटर के हाथ में लग जाए तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एक बूंद भी है और एक बेन भी है। क्या मतलब है कि भाई आप इसका फायदा भी उठा सकते हो ताकि आप पॉलिसी फॉर्म कर सको, तो इसका कोई और फायदा भी उठा सकता है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। हमने क्या पढ़ा था प्लूरल सेंस में कि डेटा मस्ट बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, यानी यहां पर रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हो तो आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड की जाती है स्टैटिस्टिक्स में। यहां पर जो डेटा होता है वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो एस्टिमेटेड होता है, अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये। नेक्स्ट, बियॉन्ड रीच ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल। मतलब क्या है? अगर आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, दुनिया भर का डेटा एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट और एनालिसिस द डेटा, तो वो आपके कोई काम का नहीं है। तो क्या है? बियॉन्ड मतलब इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए ही है, ऑर्डिनरी इंसान के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको वो चीज समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है, आखिरी टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले क्या था हम देख लेते हैं। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, नेचर हो गया, लिमिटेशंस हो गया, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस मैंने 4 से 5 पॉइंट बनाए हैं, फटाफट लिख लेंगे कि भाई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कहां जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने कहा एक देश की हिसाब किताब क्या चल रहा है, एक देश की इकोनॉमी की ग्रोथ क्या चल रही है, हम कैसे पता चलते हैं? स्टैटिस्टिक्स से। भाई स्टैटिस्टिक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं नेशनल इनकम क्या है ना। नेशनल इनकम जब कैलकुलेशन की बात आती है तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मैंने कहा लेवल ऑफ प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजों से पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। भाई मैन्युफैक्चरिंग में क्या हालचाल है, कितना हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना पावर जनरेशन हो रहा है, कितना सर्विस सेक्टर से पैसा आ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स की रिपोर्ट भी तो तैयार स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही होती है। तो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब आ जाता है। स्टडीइंग रिगार्ड रीजनल इम्बैलेंसेस। अब रीजनल इम्बैलेंसेस की बात करनी है। मैंने कहा हाउ द प्रोडक्शन ऑफ हरियाणा इज डिफरेंट फ्रॉम यूपी। प्रोडक्शन इन ग्रेन्स डिफर फ्रॉम हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, कि यूपी में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, हरियाणा में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए भी हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, रीजनल इंबैलेंसेस की अगर हम बात करी जाए। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया, तुम पॉवर्टी के लिए भी ले सकते हो, एजुकेशन के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए ले सकते हो, हेल्थ कंडीशन के लिए भी ले सकते हो कि यूपी में कितने हॉस्पिटल हैं या पंजाब या हरियाणा में क्या चाहता है। पॉलिसीज फॉर्मुलेशन मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार इकोनॉमिक पॉलिसी अपने मन से नहीं बनाती है, वो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, डेटा कलेक्ट करती है और उसके बाद फोरकास्ट करके पॉलिसीज जनरेट करती है। हेल्पफुल इन रिसर्च पर्पसेस। अब जब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करेंगे, इकोनॉमिक लॉज की बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक लॉज हो गए, ठीक है, इसके लिए
आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो जब भी रिसर्च वर्क की बात आएगी तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन काम आती है। ये हमारा पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको बस ये 5 पॉइंट की हेडिंग याद करनी है। यहां पर हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।